स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और शो शुरू करने से पहले ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपको बता दें कि आज के दिन हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर घोषित किया गया था। और मैं कहीं पढ़ रही थी कि 1953 से फिर इस दिन को हिंदी दिवस के तौर पर हम मनाते हैं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारियां हम दिन भर आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो आज है हिंदी दिवस और इसकी सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। और आगे हम आपको बताएंगे भारतीय बाजारों में क्या करें और खबरों वाले शेयर्स भी समझेंगे। तो सबसे पहले एशियन मार्केट पर नजर डालें तो अच्छी मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। अच्छे संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से। और बाकी इंडाइसेस को भी देखेंगे तो वहां पर भी हरे निशान में ही कारोबार हो रहा है। सभी के सभी इंडाइसेस इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार देखिए 344 अंक ऊपर है। हांगकांग के बाजार में करीब 40 अंकों की तेजी है। कोरिया के बाजार और चीन के बाजार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी भी आपकी स्क्रीन पर 33 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे समझेंगे कि ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग। कल अमेरिकी बाजार में महंगाई के आंकड़े आए, अनुमान से ज्यादा रहे हैं महंगाई के आंकड़े, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की शुरुआत काफी अच्छी लग रही है। तो कुल मिलाकर संकेत कैसे मिल रहे हैं आज ग्लोबल मार्केट से? देखिए, ग्लोबल मार्केट से संकेत की बात करें, सबसे पहले अमेरिका से ही शुरुआत कर लेते हैं। डाउ जोन्स पे दबाव दिखा था, लगातार दूसरे दिन कमजोरी दिखी थी। ये दबाव वहाँ पे कैटरपिलर पे हमने देखा था दबाव था, और एक दो ऐसे शेयर्स थे जो दबाव वहाँ पर बना रहे थे। लेकिन आप अगर देखेंगे तो नैस्डैक और S&P में अच्छी तेजी दिखी थी। टेक शेयरों से वहाँ सपोर्ट मिला था, चाहे वो अमेजॉन का शेयर हो, टेस्ला का शेयर हो, और कई बड़े टेक शेयरों में वहाँ पर कल मजबूती दिखी थी। लेकिन महंगाई की अगर आंकड़ों की बात करें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो था वो आपको अनुमान से ज़्यादा ज़रूर दिख रहे हैं। लेकिन आप जो कोर इन्फ्लेशन है, जिसमें जो वॉलेटाइल सेक्शन होता है, जिसमें फूड और एनर्जी प्राइसेस, उसको अगर आप हटा दें तो वो अभी भी अनुमान के आसपास ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4.3% था अगस्त में, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.3%। और सबसे ज़्यादा फेड की नज़र इसी आंकड़े पे रहती है, कोर इन्फ्लेशन पे, क्योंकि उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में यही रहने वाला है। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन के जो नंबर होते हैं उसमें कई सारे सेक्टर, सर्विसेज के प्राइसेस रहते हैं, कई सारे गुड्स के प्राइसेस रहते हैं। उस वजह से वहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पर स्थिरता दिख रही है, वो एक अनुमान के आसपास है। तो यही बाजार इसी क्यू को बेहतर लेकर चल रहा है। हालांकि आज फिर PPI के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के भी नंबर आएंगे, वहाँ किस तरह के आंकड़े आते हैं वो नज़र आएगी। साथ ही बाजार वहाँ के खुलने से पहले ही रिटेल सेल्स के भी नंबर आने वाले हैं, वो भी महंगाई के लिहाज से काफ़ी अहम होता है कि किस तरह की बिक्री हो रही है रिटेल मार्केट में। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मार्केट काफ़ी नज़र है। हालांकि बाजार यही अनुमान लगा के चल रहा है कि इन सब आंकड़ों पर अब बहुत ज़्यादा नज़र नहीं है फेड की। फेड कुछ और क्रूशियल डेटा देखेगा, फिर नवंबर में फैसला करेगा कि उन्हें आगे ब्याज दरें बढ़ाना है कि नहीं। सितंबर की जो बैठक होगी, जो 19 और 20 को होने वाली है, वहाँ पर ब्याज दरें स्थिर रहने की संभावना 97% ट्रेडर्स को लगता है। लेकिन नवंबर में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बढ़कर 50-50 हो गई है। आज यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी बैठक है, वहाँ पर ब्याज दरें बढ़ने की संभावना भी 50-50% है। 4.25% ब्याज दरें इसी भी बढ़ाकर 4% पर ले जा सकता है, ऐसा बाजार के 50% ट्रेडर्स मानकर चल रहे हैं। हालांकि यूरोपियन बाजार पर जो कल दबाव दिखा था वो US के इन्फ्लेशन नंबर के बाद ही दबाव दिखा था। तो ये खबर यूरोप को लेकर है। एशियाई बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजार यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन के नंबर को देख रहा है, जो अनुमान के आसपास ही है। वहाँ पर स्थिरता दिख रही है। जुलाई के आसपास भी कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मंथली आधार पर भी 0.2% का अनुमान था, 0.3% और 4.3% पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। तो ये पसंद आ रहा है एशियाई बाजारों को, और ज्यादातर बाजार आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की भी बात करें तो यहां पर भी तेजी है। अन्य संकेत की बात करें तो बॉन्ड यील्ड में भी नरमी आई है, जो 4.3% के आसपास था वो गिरकर अब 4.23 के आसपास आ गया है। डॉलर इंडेक्स एक रेंज में ही कह सकते हैं, 104 के ऊपर हालांकि अभी भी बना हुआ है। तो बहुत ज्यादा वहां पर अभी मजबूती भी नहीं दिख रही है, एक स्थिरता वहां पर भी दिख रही है। क्रूड के प्राइसेस एक चिंता है, जो घरेलू बाजार के लिहाज से देखें तो $92 के ऊपर लगातार बना हुआ है। 10 महीने की नई ऊंचाई के आसपास ही कच्चा तेल है, ये एक चिंता है। लेकिन अभी सेंटिमेंट आज के लिए तो कम से कम पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। बिल्कुल सेंटिमेंट पॉजिटिव नजर आ रहे हैं विदेशी बाजारों की तरफ से। ये विस्तार से अभी विश्वमोहन आपको बता भी रहे थे। तो जो भी कुछ आंकड़े आए हैं और जो भी चाल रही है
कमोडिटी मार्केट की बात करें, बॉन्ड यील्ड्स की बात करें, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही देखने को मिल रहे हैं। स्थिर है दुनिया भर के बाजार और आंकड़े भी अनुमान के मुताबिक ही आ रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ कंसर्न नहीं नज़र आ रहा है। फिलहाल के लिए मूड और माहौल पॉजिटिव है, सेंटिमेंट ठीक ठाक ही है। अब जो फेड की पॉलिसी आएगी उस पर नज़र रहेगी कि वहाँ पर किस तरह का फैसला होता है। वैसे वहाँ पर भी उम्मीद यही की जा रही है कि फिलहाल सितंबर में तो कुछ बदलाव नहीं होंगे, नवंबर में एक बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है और उसको लेकर राय अब 50-50 बन चुकी है। तो ये कुछ सेंटिमेंट्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं। फिलहाल के लिए रुझान पॉजिटिव। अब एफआईआईज और डीआईएस का अपडेट भी एक बार ले लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में क्या करें, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उस लिहाज से भी लेवल समझना आज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े पर नज़र डालें तो कैश मार्केट में विदेशी निवेशकों ने 1631 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन उसके सामने जो घरेलू निवेशक हैं वो खरीदारी करके गए हैं 850 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में भी आंकड़ा खरीदारी का ही है 1268 करोड़ का, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली हुई है 31,406 करोड़ की बिकवाली इस वक्त नजर आ रही है एफआईआईज की तरफ से। तो एफआईआईज का तो बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन उसके बावजूद कल हमने देखा कि सेकेंड हाफ में भारतीय बाजारों की चाल काफ़ी मजबूत नजर आ रही थी और कल की क्लोजिंग भी 20,000 के ऊपर हुई निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि करीब करीब 400 अंक ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो उस लिहाज से अब आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी मार्केट ने थोड़ा शॉर्ट स्क्वीज करवाया, खासकर बैंक निफ्टी पे करवाया, जहाँ पे 7% का ओवाई घटा और कुछ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर, वो डेलिबरेटली बनी है। तो मैंने कल भी आपके सामने बात करी थी कि कोई भी डिप आएगा वो बॉट होगा। तो जो शुरुआत में जो डिप आया वो बॉट हुआ। ये कहाँ तक बॉट होगा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये 19,800 तक बॉट होता रहेगा। एक बार 19,800 पे ब्रेक होने पर कम से कम 200 पॉइंट वापस नीचे जाएगा, फिर बॉट होगा 19,600। जब तक हम 20,500 के लेवल पे नहीं आ जाते, क्योंकि यहाँ पे जब आपने 20,000 के लेवल को ब्रेक किया तो अभी भी काफी पोजीशन जो है जो शॉर्ट स्क्वीज होना बाकी रह गई है, कवर होना बाकी रह गई है, वो भी कवरिंग के लिए आएंगी। कुछ हद तक 20,000 पे हाथ बदला भी होता है, जो नई पोजीशन है मार्केट की वो भी कटेंगी जिन्होंने शॉर्ट किया होता है, क्योंकि मार्केट ट्रेडिशनली भी बुल रन में है, एफआई ट्रेडिशनली लॉन्ग रन में है इस समय, क्योंकि उनका होल्डिंग जो है 66% हो गया। आज से करीब 13-14 दिन पहले सीरीज की जब शुरुआत हुई थी तब उनका एवरेज 45% था, अब वो 65% से भी प्लस है। तो 20% का होल्डिंग्स का इंक्रीज हो जाना, और इसलिए मार्केट ने यहाँ पे आपको इस लेवल पे आके खड़ा भी है और टिक भी रहा है। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि रुक रुक के जो ऑप्शंस के नंबर बड़े हो रहे हैं 2 दिन में, कल 27,000 करोड़ का नंबर था, परसों कल 31,000 करोड़ का नंबर आया है। तो ये टिपिकली डायरेक्शनल देता है, लेकिन ये दोनों प्लस माइनस थे, तो इसलिए मैं इसको कुछ न्यूट्रल कर देता हूँ। लेकिन फिर भी ये नंबर बड़े होना ये अच्छे साइन नहीं है, पहला पॉइंट। तो इसलिए आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा। स्विंग कभी भी आएगा मार्केट के अंदर, इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। 11:30 पौने 12 का विक्स आपको चल रहा है। रही बात सपोर्ट की, तो पहला इमीडिएट सपोर्ट अब 20,000 है, उसका दूसरा इमीडिएट सपोर्ट 19,800 है। 900 तक की रेंज का भी आप चाहे तो रखना चाहे कंफर्ट का रख सकते हैं। दूसरी बात है बैंक निफ्टी के अंदर, 45,300, 45,500 ये 2 सपोर्ट एरिया है। 46,000 पार होने पर 46,200 भी आएगा। 40,000 एक हर्डल भी है और एक पड़ाव भी है। तो ये दोनों लेवल्स हमने आपके सामने क्लियर कर दिए। ऑप्शंस में काम करते समय थोड़ा सावधान रहे। मैंने कल भी आपके सामने कही थी कि मार्केट शेक करेगा, शेक करने पर आपके ऑप्शंस को किल करेगा। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो इसलिए आज कोई भी ट्रेड लेना है 0-0 वाले टाइप या इस तरह के कुछ एक ट्रेड जिसमें इंट्राडे पोजीशन बनानी हो तो निफ्टी के अंदर ही बनाना। निफ्टी के अंदर थोड़े लॉन्ग पोजीशन है, इसलिए जल्दी जल्दी ब्रेक होगा नहीं, बट हाँ स्विंग के लिए तैयार रहिएगा कि आज भी मार्केट के अंदर एक स्विंग का झटका जरूर लगेगा। ठीक है, तो स्विंग का झटका लग सकता है बाजार पर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टॉप लॉस अपने ज़रूर ट्रेल करते रहिए, उनको आप रिवाइज करते रहिए। ये आज के लिए सुझाव अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, मार्केट के लेवल्स तो हमने समझे, लेकिन ऐसे में ट्रेड कहाँ करें एक बार ये भी समझ लेते हैं। और किया चौकसी सिक्योरिटीज से हेमंत कपाड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग। आज कहाँ ट्रेड करें, किन शेयरों में? वेरी गुड मॉर्निंग। पहला जो कॉल रहेगा वो एसीसी पे है।
अगर आप चार्ट देखेंगे तो 5 दिन का टाइम प्राइस करेक्शन है। यहाँ पे इंट्राडे चार्ट्स, डेली चार्ट्स या मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉसओवर बाई दे चुके हैं। ये थोड़ा पोजिशनल है 2-3 दिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। 2060 के आसपास की एंट्री रहेगी, 2-3 रुपया नीचे करंट जो भाव है उससे। 2030 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2120 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 2-3 दिन का एक पोजिशनल बाय कॉल रहेगा। दूसरा कॉल जो है वो भी बाय कॉल है, लेकिन थोड़ा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो कॉल है आईटीसी के लिए, 1 सेकेंड बाय कॉल रहेगा। आईटीसी ने डेली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम किया है, 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद दिया है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स, एमएससीडी, आरएसआई, स्टोकेस्टिक वगैरह ने क्रॉसओवर बाय दिया है। तो यहाँ पे अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं आईटीसी में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 452 के आसपास की एंट्री, 1 रुपया नीचे, 448 का स्टॉप लॉस और 460 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हेमन आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो एसीसी और आईटीसी दोनों में तेजी करने की राय। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के खबरों वाले शेयर्स। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट्स में एक्शन जो है वापस आ गया है। सबसे पहले बात करूंगा सामी होटल्स का। उनका इशू आज खुला है। लगभग इशू साइज 1370 करोड़ का है। प्राइस बैंड 119 to 126 रुपीज़ का है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 16 जो है आप कह सकते हैं 616 करोड़ जो है, माफ़ करिएगा, एंकर इन्वेस्टर्स से जो जुटाया गया। यहाँ पे दिग्गज इन्वेस्टर्स आए, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मधुसूदन केला की प्रमोटेड एंटिटी, एचएसबीसी जैसे बड़े प्लेयर्स आए हैं। जैकल प्रीपेड ओशन सर्विसेज का भी इशू आज खोल रहा है। इशू साइज छोटी है, 560 करोड़ की। जो प्राइस बैंड है 155 to 164 करोड़ का है, जहाँ पे 263 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए हैं, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, न्यूबर्गर और गोल्डमैन सैक्स जैसे दिग्गज प्लेयर्स। आरआर केबल का दूसरा दिन है सब्सक्रिप्शन का। पहले दिन के सब्सक्रिप्शन में लगभग 25% की ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखने मिली है। खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करते तो सबसे पहले आता है बॉम्बे डाइंग। और यहाँ पे जो है कंपनी ने जो है बॉम्बे की सबसे बड़ी लैंड डील की अनाउंसमेंट की है, जहाँ पे वो अपने लैंड एसेट्स जो वर्ली एरिया में है, एक प्राइम लोकेशन है मुंबई में, वो ऑलमोस्ट 5200 करोड़ रुपीज़ को जो है बिकवाली करने वाली है जापान की सुमिटोमो ग्रुप को लेके। ऑफकोर्स इसके कारण क्या होगा, डेट रिडक्शन देखने मिलेगा। और आगे जाते हुए कंपनी ने कहा है कि जो प्री टैक्स प्रॉफिट है वो लगभग 4300 करोड़ का होगा। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो एसेट मोनेटाइजेशन होगा वहाँ से 15,000 करोड़ तक का रेवेन्यू देखने मिल सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हमने इस स्टोरी को जो है, हमारे स्टोरी को खबर पे मोहर लग गई है। और हमने जो है ब्रेक किया था ये स्टोरी अप्रैल 18 को, जहाँ पे हमने कहा था कि कंपनी जो है अपने नॉर कोर एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे। तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा। यहाँ पे नेक्सॉन ईवी की आज लॉन्च होने वाली है। और इसके अलावा अदानी एंटरप्राइज फोकस में रहेगा, जहाँ पे उनकी आम जो अदानी विंड है उनको जो है सर्टिफिकेशन मिल गई है भारत के सबसे बड़े टर्बाइन बनाने के लिए। अब इसके अलावा ऑफकोर्स जेटीएल इंडस्ट्री में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 6 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। डॉक्टर रेड्डीज़ में एलआईसी ने अपनी स्टेक 2% से घटा के लगभग आप कह सकते हैं 7.6% कर दिया है। एनबीसीसी में 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आए हैं। एक टेक्निकल ऑर्डर आया है जो गवर्नमेंट वेंचर राष्ट्रीय इस्पात निगम के लिए है, और 180 करोड़ का एक ऑर्डर सेल से मिला है। केपीआई एनर्जी जो है लगभग 8 मेगावाट की जो एक सोलर ग्रीन प्लांट को जो है कमीशन किए हैं। डीबी रियल्टी में जो है लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स की अलॉटमेंट हुई है, लेकिन जो राकेश झुंझुनवाला प्रमोटेड एडेंटिटी जो है उनमें जो है आप देख सकते हैं रेयर इंटरप्राइजेज, रेखा झुंझुनवाला, उनको जो है 2 करोड़ शेयर्स मिली है। तो कन्वर्जन के बाद ये इक्विटी भी बन सकते हैं। एलएनटी का जो बायबैक पीरियड का टेंडरिंग है वो आ गया है, वो सितंबर 18 से लेकर सितंबर 25 तक का है। बजाज हेल्थ केयर स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल सकती है, क्योंकि उनको ज़ीरो फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस यूएस एफडीए द्वारा आया है उनके गुजरात के प्लांट के लिए। इसके अलावा पेपर स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे, जैसे कि दिग्गज प्लेयर जैसे कि जेके पेपर हुआ, वेस्ट कोस्ट पेपर हुआ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है रिपोर्ट्स आ रही है। इपमा ऑफिशियल ने जो उन्होंने कहा है कि 100 पेपर मिल से ज़्यादा जो है पैट स्कीम में आने वाला है। ये पैट स्कीम है आपका एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम का, जहाँ पे जो है आप ओवरऑल आप इकोलॉजिकल नंबर्स ये सब में इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है प्रोडक्शन को लेके, क्योंकि जब पेपर बनता है तो उसमें पानी और बहुत सारे रिसोर्सेज का खपत लगता है, तो उसको कम करने के लिए जो है ये एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स आएंगे। तो इसलिए जो है पेपर स्टॉक्स भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स जिन पर आज
नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से अमित सजीजा जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। काफी सपाट ट्रेड वैसे ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब अगली जो नजर है वो फेड बैठक पर होगी। किस तरह की चाल उसके पहले आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कहाँ पर ट्रेड करने की राय देंगे सोने चांदी में? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल के सीपीआई डेटा के बाद हमने देखा कि एक हल्का सा उछाल जरूर आया था, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं डेज लोज के आसपास ही प्राइस ने कंसोलिडेट किया है। और बहुत ज्यादा हमने जो है एक ट्रेंड देखा है वो पिछले कुछ दिनों में डाउन ट्रेंड ही देखा गया है। तो मेरा मानना है कि वो कंटिन्यू रहने की उम्मीद है कल के डेटा के बाद। गोल्ड में बिकवाली करके चल सकते हैं 58,750 के आसपास। 58,400 के लक्ष्य होंगे और 58,950 का टारगेट स्टॉप लॉस होगा। सिमिलरली अगर सिल्वर की भी बात करें तो प्रेशर में है फिलहाल 71,900 के आसपास बिकवाली करने की मैं सलाह देना चाहूंगा 72,400 के स्टॉप लॉस के साथ। और मेरा मानना है एक बार 70,900 यानी 71,000 के नीचे के भी लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं। और अमित, क्रूड पे क्या करें? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी $92 के आसपास अब एक अहम रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। उसके पार नहीं निकल पा रहा है कच्चा तेल। 2-3 दिनों से इसी तरह का मोमेंटम हम देख रहे हैं। तो क्या अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? जी, ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर भी एक बार बिकवाली की एक ट्रेंड हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड कल हमें बिल्डअप देखने मिला, चाहे वो क्रूड इन्वेंट्री हो या गैसोलीन या डिस्टिलेट या फिर हीटिंग ऑयल में भी। तो इसका असर हमें इन स्तरों पे एक नेगेटिव तौर पर दिखाई दे सकता है। मैं 7,400 से 410 के आसपास एमसीएक्स क्रूड में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगा। थोड़ा सा एक डीपर स्टॉप लॉस होगा 7,480 का, लेकिन जो टारगेट है वो भी करीबन 7,280 का लेके चला जा सकता है। ओके, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। क्रूड में एक बिकवाली आ सकती है 7,280 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस लगाइए 7,480 का। ये है व्यू कच्चे तेल पर। और बेस मेटल में कहाँ ट्रेड करें अमित? देखिए, बेस मेटल्स में चीन में जो स्टॉक मार्केट को बफर करने के लिए एंड खास करके लिक्विडिटी मेजर्स लिए गए हैं इंटरेस्ट रेट कट करके, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि जिंक जो है एक आउट परफॉर्मर की तरह उभर सकता है। 222 यानी 222 के आसपास बाइंग की जा सकती है 220 के आसपास के स्टॉप लेकर। 225 से 226 का एक इंट्राडे टारगेट होगा, बट ये पॉसिबल है कि एक बार हम प्राइजेस को 3 से 4 दिनों के लिहाज से 230 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। तो मैं जिंक में बाइंग ऑन डिप्स की सलाह देना चाहूंगा। ओके, तो मेटल्स में जिंक में यहाँ पर ट्रेड करने की राय आपको दी जा रही है अमित की तरफ से, और 226 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। कच्चे तेल में बिकवाली करने की राय, सोने चांदी में भी सेल की ही रणनीति यहाँ पर अमित की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं क्विकली आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले जो रिपोर्ट आ रही है वो है कंटेनर कॉर्प पर। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, वहां अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन लक्ष्य बढ़ा दिया है 775 से बढ़ाकर जो अगला लक्ष्य है वो 825 का दिया है। तो यहाँ पर आप नजर रखिए। इसके अलावा अन्य रिपोर्ट्स की बात करें तो इंडिगो पर भी यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और यहाँ पर भी इन्होंने खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखी है, जो लक्ष्य देख रहे हैं 3,300 का। चलिए कुछ और भी रिपोर्ट्स के लिए जहां से सीधे चलते हैं वामाक्षी के पास, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कंटेनर कॉर्प के साथ। हम देख रहे हैं कि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि रोड टू रेल कार्गो शिफ्ट में ट्रैक्शन नज़र आ रहा है, फास्टर टर्न अराउंड टाइम और 15% प्लस का जो कॉस्ट डिफरेंशियल है, इसके चलते रेल कारोबार को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और उनका मानना है कि कॉन्कोर अपना लॉस्ट मार्केट शेयर रीगेन कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते जेफरीज ने कंटेनर कॉर्प पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा। अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने बढ़ाकर 825 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा इंडिगो पर यूबीएस का कहना है कि C3 के इंजन्स रिकॉल होने वाले हैं वर्सेस 1.2 के
के इंजन्स टर्न अराउंड टाइम अब 300 डेज़ का हो चुका है एज़ कम्पेयर टू 60 डेज़ अर्लियर। इंडिगो के लिए एडिशनल 26% उनकी फ्लीट जो है वो ग्राउंड होते हुए नजर आ रही है 300 दिनों के लिए। तो इम्पैक्ट आइडली अगले 3 साल में स्प्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, मगर ओवरऑल यूबीएस ने इंडिगो पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा फ्यूजन माइक्रो की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टेक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, इनका कहना है। ठीक है, थैंक यू वामाक्षी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब ट्रेडिंग कॉल्स की तरफ चलते हैं और जेएम फाइनेंशियल्स ने ओएनजीसी में खरीदारी करने की राय दी है। टारगेट होगा 190 का, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 180 का, और डॉक्टर लाल पैथलाय में भी इनकी तेजी करने की राय है। 2292 के लेवल्स और उसके बाद 2310 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस है 2195। शेर खान की तरफ से जो कॉल्स हमें मिली हैं उसमें पहला है इनकी तरफ से अपोलो टायर, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 392 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस है 381 का। ओएनजीसी में भी खरीदारी करने की राय है इनकी तरफ से 189 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट ने टाटा कंज्यूमर्स में खरीदारी की राय दी है, 920 के टारगेट होंगे, और बैंक ऑफ इंडिया में भी तेजी करने की राय 110 के लेवल्स के लिए। तो आज सारी कॉल्स में तेजी करने की राय है। ओएनजीसी इस स्टॉक पर काफी सारे व्यूज आ रहे हैं, इस पर आप नजर रखिए, आज भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।